नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। कैसे हैं सभी? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आशा और उम्मीद दोनों ही करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप अपने इस मंजिल की तरफ जो आपने मुकाम तय किया है उस तक पहुँच रहे होंगे। धीरे धीरे मंजिल की तरफ अग्रसर होंगे, आगे बढ़ते जा रहे होंगे और बढ़ते ही जाएंगे और एक दिन आप मंजिल पर कब पहुँच जाएंगे ये आपको भी खुद महसूस नहीं होगा, खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक दिन आप मंजिल पर पहुँच कर ठहरेंगे और आप कहेंगे चलिए मंजिल हमें मिल ही गई। लेकिन मंजिल को पाने से पहले जरूरी होता है उस सफर के लिए आगे बढ़ना, उस सफर पर आगे बढ़ते ही रहना। जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी, जितनी भी समस्या आएंगी, उन सबसे लड़ते हुए, झगड़ते हुए, जुझारू होकर और आगे बढ़ते ही रहना जिंदगी का नाम है। क्योंकि आप जब भी थकेंगे, जब भी रुकेंगे, समझिएगा आधी मंजिल आपने तय कर ली है और आधी मंजिल पर अगर आप रुक गए तो फिर अब यहां से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इतिहास के बारे में और इतिहास के बारे में कुछ ऐसे टॉपिकों को मैं लेकर आया हूं जहां से प्रश्न बनता है हमेशा और हम एक क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर महात्मा गांधी जी की एंट्री हुई और महात्मा गांधी जी की एंट्री होने के बाद प्रमुख रूप से कुछ ऐसे आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किए जो सफल हो गए। लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे आंदोलन के बाद, जो कि असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया, जो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ चल रहे थे, दोनों आंदोलन के बाद एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को इस घटना के बाद जो चोरा चोरी की घटना के नाम से जानी जाती है और यह घटना हम जानते हैं कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में हुई। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो वापस लेने के बाद जो युवा वर्ग होता है वह युवा वर्ग पूरा का पूरा महात्मा गांधी जी के विपक्ष में चला जाता है। और युवा वर्ग ही नहीं बल्कि हम महात्मा गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी इस समय जेल के अंदर चले जाते हैं और जेल में जाने के अलावा महात्मा गांधी जी जो करते हैं, बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाते हैं। 6 साल की सजा होती है, लेकिन 2 ही साल महात्मा गांधी जी को अंग्रेज रोक पाते हैं क्योंकि उनके अंदर टैलेंट ही कुछ अद्भुत थे। लेकिन जो युवा वर्ग था, जो अन्य क्रांतिकारी थे, अब उन्होंने बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी से थोड़ा सा रुष्ट होकर आजादी की लड़ाई को, आजादी की क्रांति को एक दूसरे मोड़ पर ले जाने की कोशिश की और अंग्रेजों को भारत से खदेड़कर बाहर निकालने की कसम खाई है। तब हम कुछ ऐसे आंदोलनों को आज पढ़ेंगे जो कि एक युवा वर्ग के द्वारा किए जा रहे थे। इसमें महात्मा गांधी जी का रोल थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बहरहाल हम साइमन कमीशन जैसे कमीशनों को अभी पढ़ चुके हैं जिनसे प्रश्न बनता ही बनता है और वह कब भारत में आया, कौन कौन व्यक्ति थे, किसने विरोध किया, किसने लाठीचार्ज के आदेश दिए, किस व्यक्ति की मृत्यु हुई। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और आप इन्हें यानी कि इन पर पकड़ बनाते जा रहे होंगे और इन्हें क्लियर भी करते जा रहे होंगे। प्यार दोस्तों, देखिएगा आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो देता जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील बरतेंगे, क्योंकि मैं आपको 10 ही मिनट पहले वीडियो बनाता हूं और बनाकर सीधा डालता हूं। डालने के बाद वो सीधा आप तक पहुंचती है। फिर भी आपके लिए ग्रुप बना दिया गया है चैट पर या मैसेज पर, आप मुझे डाउट जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल भी मुझसे गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि जब तक आपके कमेंट नहीं चल रहे हो जब तक मजा मुझे भी नहीं आता। लेकिन कमेंटों को देखने के लिए कहीं ना कहीं समय, थोड़ा वक्त जरूर जाया होता है। जो क्लास में 40-45 मिनट में पढ़ा देता हूं वही क्लास 1 घंटे प्लस में चली जाती है। लेकिन कमेंट ना पढ़ने का एक फायदा यह भी होता है कि सिर्फ मैं पढ़ाई की बात करता हूं, उसके अलावा कोई भी कैसी बात नहीं करता। और फिर भी अगर आपको मेरा बात करने का मन होता है या फिर हम कहें कि आपको मेरे साथ लाइव ही पढ़ने का मन होता है, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि अगर ठीक चल गया तो फिर हम लाइव ही आया करेंगे। लेकिन यूट्यूब पर भी मैं साथ के साथ वीडियो ला रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी सियाचिन ग्लेशियर पर जो मेघदूत और ऑपरेशन राजीव चले थे उन पर एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे। लाइक शेयर करने का जो काम है तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे। जब सफल हो जाओगे फिर आपको लाइक शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर यूं कहें सर उस समय पढ़ने का काम नहीं होगा, सिर्फ लाइक शेयर करने का काम हमारे पास बचेगा, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा। दूसरा प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता रहता हूं, क्वेश्चनों की वीडियो मैं यूट्यूब पर ही लाता हूं। किसान आंदोलन जैसे हुआ मैंने उस पर वीडियो बनाया, अच्छे से आपको एक नई दिशा, सही दिशा और सही दिशा निर्देश के हिसाब से आपको एक मोड़ देने की कोशिश मैंने उस वीडियो के माध्यम से की थी। एकता अखंडता बनाए रखना, शांति भारत में बनाए रखना, भारत के झंडों को फूंकना, ये किसान नहीं हो सकते, झंडों के साथ इस तरह से अभद्रता करना, ऐसे सभी टॉपिकों पर मैंने बात की। और आज भी समय में अगर देखें तो बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे। मैं फेसबुक पर अक्सर हूं, फेसबुक पर ठाकुर सुशील यादव ने अगर आप लिखेंगे हिंदी में तो ठाकुर सुशील यादव लिखने के साथ ही आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, जहां पर दरअसल जब भी मेरे जीवन में कुछ ऐसी होती है
तो हर चीज़ को मैं यूट्यूब पर आकर तो इस तरह से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फेसबुक पर अक्सर मैं सारी चीज़ों को शेयर करता रहता हूं, जहां पर मैंने अपनी बहुत सारी जो मन के विचार थे वो फेसबुक पर लिखे, और बहुत से लोगों ने, जिसमें से कुछ हमारे विद्यार्थी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा विरोध करने का कोशिश किया कि सर आप तो समझ नहीं रहे हो, किसानों ने 2 महीने तक सड़क पर पड़े थे, उस समय सरकार क्या कर रही थी, कुछ गलत नहीं किया है, और ये हुआ वो हुआ। दरअसल भारत के अंदर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो इस राजनीति को मुझसे अच्छा तुम नहीं समझ सकते हो। यानी जो राजनीति है, और राजनीति के साथ साथ एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते जो मैं राजनीति को समझ सकता हूं, वो शायद तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ एक पहलू, एक पक्ष देखकर बात करते हो। और मैं इतिहास का टीचर रहा हूं, और इतिहास का टीचर होने के नाते मैं यह भी जानता हूं कि आने वाला जो समय होगा इस आंदोलन के बाद कैसा होगा। क्योंकि जब मैं महात्मा गांधी जी के आंदोलन को इतनी सटीकता से, सरलता से पढ़ा देता हूं, और महात्मा गांधी जी को जब मैं इतने अच्छे से समझा देता हूं, भारत से आज़ादी के दौरान हुए आंदोलन को इतना अच्छे तरह से समझा सकता हूं, तो निश्चित रूप से इन आंदोलनों की क्या रूपरेखा होती है, क्या इसके पीछे हाथ होता है, कहाँ से फंडिंग होती है, ये सारी की सारी चीज़ मैं थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा जानता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा लाइट जला देता हूँ, एक लाइट नहीं जल रही है। तब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मैं आपसे ज़्यादा जानता हूं। तब आप थोड़ा सा विरोध कम किया करें, और विरोध करने का तरीका होता है, आप विरोध कर सकते हैं मेरा, हो सकता है मैं भी गलत हूं, लेकिन सच बात यह है प्यारे दोस्तों कि हमको इन चीज़ों को समझना चाहिए। कहीं ना कहीं भारत के अंदर मेरा मन भी हुआ था कि मैं एक बार इसी पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने ऑपरेशन जब यहाँ पर ब्लू स्टार डाला, दरअसल मैंने डाल ही कुछ ऐसा दिया था, मुझे 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार याद आ रहा है। लाल किले की जागीर पर तिरंगे के अलावा कोई और झंडा स्वीकार नहीं है, इसको कृत्य की निंदा करता हूं, कुछ इस तरह से मैंने फेसबुक पर लिख दिया था। तो दरअसल जो 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार को नहीं जानते वो तो विरोध ही करेंगे, क्योंकि मैंने उस पर लिखा ही कुछ ऐसा था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप सब विरोध कर सकते हैं, और विरोध तो आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का भी हुआ था, भगवान श्री राम का भी बहुत विरोध हुआ था, तो विरोध तो सभी का होता है। मैं तो एक सामान्य सा टीचर हूँ, आ जाइएगा। वैसे सब अपने ही है, और अपने कुछ नहीं है, मैं उनको कमेंट में रिप्लाई नहीं देना चाह रहा। और रिप्लाई जब मैं देता था, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं फेसबुक की दुनिया में जीता था तो मैं बहुत रिप्लाई देता था इन लोगों को। अगर किसी ने कमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे लिखने का काफ़ी अच्छा शौक है और मैं काफ़ी अच्छी भाषा में लिखकर किसी को जवाब दे सकता हूं, तो उस समय मुझे बहुत शौक था लिखकर जवाब देने का। और उस समय क्या होता था कि मैं एक दिन जब मैंने कोई ऐसी पोस्ट डाले, कुछ विचार डाले अपने, जो कि हमेशा मैं अलग हटके ही डालता हूं, मैं वो सब चीज़ें नहीं करता हूं कि जो एक ट्रेंडिंग चल रहा है वही डाले जा रहा हूं, मैं अलग हटके डालता हूं। तो जब डालता था तो बहुत सारी विरोधी तत्व जो हुआ करते थे इस तरह से आ जाते थे, तो मैं इनका पूरे दिन जवाब देता रहता था। फिर मैं सोचता रहता था पूरे दिन, इसका कमेंट जब आएगा फिर रिप्लाई करूंगा, अच्छा इसका कमेंट देखता रहता था, इसका कमेंट नहीं आया इसको रिप्लाई दूंगा, अगर इसने ये बोला तो फिर मैं ये बोलूंगा। तो इसमें क्या होता था कि मेरा पूरा दिन इसी चीज में निकल जाता था। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि फेसबुक की दुनिया, सोशल नेटवर्किंग की जो दुनिया है, उसको अपने हिसाब से यूज करना सीखो। मतलब अपना दैनिक जीवन में जितनी आवश्यकता है ना उसकी, उतना प्रयोग तुम उसको करो। तो मैं इसलिए किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता, जब मैं उन कमेंटों का रिप्लाई क्या दूं। हालांकि मैं इस पर बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकता हूं, बहुत अच्छे से कह सकता हूं, हर मुद्दे को मैं जानता हूं। ये भारत के जो लाल किले पर अगर झंडा फहराने की बात की गई है, जो यहाँ पर सिख समुदाय ने फहराया है, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ कि मैं इस समय मुखर्जी नगर के अंदर रहता हूँ, और मुखर्जी नगर के अंदर शाम को जब मैं रनिंग करने के लिए थोड़ा सा जाता हूँ, उसी समय वो ट्रैक्टर जो थे, यानी कि 10,000 ट्रैक्टर मैंने अपनी नज़रों से गुजरते हुए देखे थे, और इतने बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर गुजर रहे थे। आप ये मत कहिए ना सर पढ़ाई से पता नहीं कहाँ पर भटक गए। मैं थोड़ा सा आपसे कुछ चीज़ें करता हूँ क्लियर। ट्रैक्टर जब गुजर कर जा रहे थे तो सभी लोग वहां पर क्या कर रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे, उनको हाथ हिला रहे थे, हाथ मिला रहे थे। कुछ लोग सेल्फी लेने का काम कर रहे थे, जैसे कि समझो अक्षय कुमार वहां से गुजर रहे हो काफिले के साथ। लेकिन मुझे भी अच्छा लगा कि किसान के रूप में मैं उन्हें देख रहा था, और किसान के रूप में देखने के साथ साथ वो अच्छा लग रहा था कि किसान भारत का इतना जागरूक हो चुका है कि वह दिल्ली तक आने की शक्ति रखता है, दिल्ली तक आवाज पहुंचाने की बात करता है। ऐसा किसान भारत का जागरूक हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे मैंने चीजों को नोटिस करना शुरू किया, और जब मैं वहां नोटिस कर रहा था तो हर व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति वहां पर जो पंजाब से थे, सिख समुदाय के थे, और हर व्यक्ति के हाथ में एक हथियार था। ये बात सच है कि उनको आर्टिकल 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार का उनके पास यहाँ पर अधिकार होता है। लेकिन उसके अलावा उनके मुंह से निकलने वाले नारे, जो स्लोगन थे, इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि वो किसान नहीं है। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जय पंजाब, जय पंजाब। दरअसल यह बात मैं इस तरह से नोटिस कर गया था, मैं जानता था अगर इनका उद्देश्य कुछ ऐसा होता तो भारत माता के नारे लग रहे होने
होने चाहिए थे, किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगने होने चाहिए थे। मैं मानता हूं कि जो बोले सोनिहाल का नारा गलत नहीं है, स्लोगन गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आप एक यूनिटी, जब एकता के साथ किसी चीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े संगठन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर सांप्रदायिकता लाना वहां पर बिल्कुल गलत है। अगर सांप्रदायिक मोड़ आप उसे देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है, इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। किसान यूनियन जिंदाबाद होता, मैं मानता, किसान यूनियन का झंडा आप लगाते, मैं मानता। निश्चित रूप से दिल्ली सरकार ने इस आदेश को दिया था कि हर वाहन पर, वैसे मैंने वीडियो बनाया, हर वाहन पर तिरंगा होना चाहिए, तिरंगे के साथ आप रैली निकाल सकते हैं। और तिरंगे, मैं तो कहता हूं 2-3 तिरंगे तो, मतलब 2-3 झंडे तो मैंने ऐसे देखे जो ब्लैक कलर के थे। मैं मानता हूं वो किसान यूनियन के संबंधित शाखा के थे, लेकिन कहीं ना कहीं तिरंगा ना होकर सिर्फ ऐसे झंडे जो कि निहंग, जो यहाँ पर सरदार होते हैं, उनके जो झंडे आदि होते हैं, उनको लगाकर प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं मतलब एक देश के लिए एक ऐसी स्थिति हो जाती है, जब आप उस स्थिति को उस समय समझ पाओगे जब आप सारे पक्षों को देखकर चलोगे, सारे पक्षों को देखकर चलोगे। खैर चलिए, छोड़िए, हमें उन चीज़ों से क्या लेना है। फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगा, किसानों का मैं भरपूर तरीके से सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, लेकिन इस तरह के कुकृत्यों को, कि लाल किले की जागीर पर जिस पे 15 अगस्त के, जिस खंबे पर कभी 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है, उस पर अगर कोई एक धार्मिक रूप से अपना झंडा फहराने का काम करता है तो ये बात गलत है। और इस बात को ऐसे भी समझ लीजिएगा कि भारत के अंदर जब से इंदिरा गांधी के साथ एक मामला हुआ था ना, जब इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था, कभी इस ऑपरेशन ब्लू स्टार पर ही मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, शायद 1-2 दिन में आ जाए। जब से ये जो लोग हैं ना, आप इस तरह से सामान्य सी चीज में समझ लीजिएगा कि जो बड़े बड़े, चलिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आइएगा बारदौली सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, यानी कि बारदौली सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। और बारदौली सत्याग्रह प्यारे दोस्तों 1928 की एक घटना है। और बारदौली सत्याग्रह क्या है? बारदौली सत्याग्रह दरअसल सिर्फ इतना है कि बारदौली सत्याग्रह गुजरात के अंदर एक यहां पर आंदोलन शुरू किया गया है, जो प्रमुख रूप से कर को लेकर, टैक्स को लेकर था। प्यारे दोस्तों, बारदौली के किसानों ने क्या किया? बारदौली के किसानों ने सरकार के द्वारा बढ़ाए गए 30% कर, यानी टैक्स के बारे में यहां विरोध करना शुरू किया। और इस विरोध का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व करने का जो काम कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? आप आंसर देंगे, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह शुरू किया गया। इसका कारण क्या था? तो कर को बढ़ाया जाना, टैक्स को बढ़ाया जाना, जो 30% बढ़ा दिया गया था। 30% टैक्स बढ़ाने की वजह से बारदौली के किसानों ने कर देने से मना कर दिया और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संगठन बनाकर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। और अंग्रेजों का विरोध करने के साथ साथ ही जब इसका परिणाम निकला, तो परिणाम यह था कि जो लगान 30% बढ़ाया गया था, अब इस लगान को सिर्फ 6% यानी 6.03%, या आप ये कह सकते हैं कि लगभग 6% देना था। कहां 30% और कहां 6%। यानी बारदौली सत्याग्रह पूरी तरह से यहां पर सफल हुआ, लेकिन इसकी सफलता के पीछे अंग्रेज कहीं ना कहीं ये जानते थे कि अगर हम ऐसे आंदोलन को सफल करते रहे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि महात्मा गांधी जो एक बहुत बड़ा एक्शन लेने के बाद यहां पर फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो क्रांतिकारी घटना इस समय होनी शुरू हुई है, बारदौली सत्याग्रह, जरा एक बार सोचो, ये बारदौली सत्याग्रह अगर अंग्रेजों के दूसरे हम तरीके से देखें, उनके दूसरे रोल को देखें, तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जब 1857 से पहले जब यहां पर लॉर्ड डलहौजी जैसे लोग भारत में गवर्नर जनरल बनकर आ रहे थे, तो क्या उस समय ऐसे आंदोलन को आप संज्ञा देकर, ऐसे आंदोलन को आग लगाकर, क्या आप उस आंदोलन को सफल कर पाते? कभी नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण था कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो युवा वर्ग था, पार्टियां बन रही थी, महात्मा गांधी के सफल आंदोलन, ऐसे आंदोलन के सफल होने के पीछे कारण हम कह सकते हैं, क्योंकि अब अंग्रेजों की थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ चुकी थी। सरदार पटेल के नेतृत्व में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ, यह सफल हो जाने के बाद क्या हुआ कि बारदौली की महिला सभी एकत्रित हो गई और बारदौली की महिलाओं ने एकत्रित होकर यहां पर सरदार की एक उपाधि होती है, सरदार का एक टाइटल यहां पर बाल गंगाधर तिलक को देने का काम किया। तब इनका पूरा नाम पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा सा वॉइस के साथ हो जाता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन का नेतृत्व करने का काम कर रहे थे। और बारदौली की महिलाओं ने, जो इनके नाम के सामने सरदार लगा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लगा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए लगा है क्योंकि ये एक टाइटल है, एक उपाधि है, जो कि बारदौली की महिलाओं के द्वारा यहां सरदार, हम कह सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। लेकिन आपसे कई बार जब इस प्रश्न को पूछता है तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि यहां पर सरदार की उपाधि
वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा दी गई। और उसमें जब ऑप्शन दी जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, दो तरह से यह प्रश्न आपसे गलत करवाया जा सकता है। पहले मैंने बताया कि बारदौली की महिला, कहा कि बारदौली की महिलाओं ने यह टाइटल दिया, लेकिन दूसरा क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूं कि जब बारदौली की महिला, एक सभा का आयोजन किया जाता है, एक सभा का आयोजन हुआ है, बहुत सारे यहां पर लोग एकत्रित हैं, मंच पर यहां पर वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए हैं, और वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ जब भी वहां पर कौन पहुंच जाते हैं, वहां पर महात्मा गांधी जी भी पहुंच जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी पहुंच जाते हैं, और जब महात्मा गांधी जी पहुंचे तो बारदौली की महिला ने कहा कि हम इनको सरदार की एक उपाधि से यहां पर नवाजेंगे, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े टैक्स में हमारा फायदा कराया है, बहुत बड़े टैक्स में इन्होंने किसान के हित में बात करने की काम किया है। तब यहां पर बारदौली की महिला इस उपाधि को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना चाहती हैं, उसी समय महात्मा गांधी जी के हाथों से, महात्मा गांधी जी के हाथों से इस उपाधि को दिया जाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया गया है। जब प्रश्न पूछता है कि सरदार की जो उपाधि है, सरदार की जो उपाधि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको बारदौली की महिला ऑप्शन में मिलता है तो आप महिला आंसर लगा सकते हैं, अगर आपको गांधी जी ऑप्शन में मिलता है तो आप गांधी जी ऑप्शन में लगा सकते हैं। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में दिए जाते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो उपाधि होगी ये महात्मा गांधी जी ने अपने हाथों से दी है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को जो सरदार की उपाधि जो यहां पर नवाजा गया है, देने का काम किया गया है, वो बारदौली की महिला के द्वारा दिया गया है। तब आप इसमें अगर गांधी जी आंसर लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा सटीक रहेगा, लेकिन दोनों स्थितियों में बहुत कम चांस होता है जब बारदौली की महिला और महात्मा गांधी दोनों के दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। लेकिन कई परीक्षाओं में ऐसा खेल खेला गया है जब दोनों के दोनों ऑप्शन में डालने का काम किया गया है। बारदौली सत्याग्रह गुजरात के अंदर एकदम से सफल हुआ, और सफल होने के पीछे कारण था कि यहां पर सरदार जी के द्वारा एक प्रमुख रूप से, दरअसल ये सरदार का मतलब यहां पर सरदार नाम का एक उपाधि लगाई गई, सरदार मतलब एक टाइटल है, दरअसल ये पंजाब टाइप के व्यक्ति नहीं थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। उसके बाद हम एक ऐसे यहां पर घटना को पढ़ने वाले हैं जो कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो राष्ट्रीय विधानसभा क्षेत्र था, इसके अंदर एक बम फेंकने का काम किया गया है। प्यार दोस्तों, समय की बात करें तो 8 अप्रैल 1929 का समय है, और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, जिसमें दो बिलों पर चर्चा करने का काम अंग्रेज कर रहे थे। एक बिल है पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा कर रहे थे अंग्रेज, और दूसरे बिल का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर दो बिलों पर चर्चा हो रही थी। उसी समय जरा ध्यान दीजिएगा, 1929 की यह घटना, 1929 की घटना इसलिए प्रमुख हो जाती है, 8 अप्रैल 1929 की घटना है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग जो क्रांतिकारी घटनाओं को बहुत सारियों को दे चुके थे, यहां पर अंजाम जो HRA था, बाद में 1924 में HRA के नाम से जाना गया, 1928 में HSRA के नाम से बना, और काकोरी जैसे घटना, काकोरी रेलकांड जैसी घटना जब इन लोगों ने अपने हाथों से घटी थी, तो उस समय हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक क्रांति को ज्यादा आग देने के लिए यहां पर निश्चित रूप से समझ में आ गया था भगत सिंह को कि कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुति देना इस समय देश के लिए सर्वोपरि होगा। और अगर मैं अपने प्राणों की आहुति दे भी देता हूं और मेरे प्राणों की आहुति से पूरा का पूरा देश इस क्रांति के अंदर पूरी तरह से कूद जाता है, तो मेरे प्राणों की फिर कोई वैल्यू नहीं है, मैं इन प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। तब भगत सिंह ने 1929 को इसी बात की बिना परवाह किए हुए कि अगर मैं अंग्रेजों पर बम फेंकने का काम करूंगा तो मेरे साथ क्या नतीजा होगा, इस बात की परवाह ना किए हुए 8 अप्रैल 1929 को जब दो बिलों पर परिचर्चा अंग्रेज कर रहे थे विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर बैठकर, तभी इन्होंने वहां कुछ बम फेंकने का काम किए। दो बम फेंकने के काम किए गए, और बम फेंकने के बाद यहां पर कुछ पर्चे उड़ा दिए गए, और पर्चे उड़ाने के बाद उन पर्चों पर जो लिखा था, अभी मैं बात करने वाला हूं, उन पर्चों को उड़ाने के बाद भगत सिंह ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी, और अपनी गिरफ्तारी करने के बाद यहां पर भगत सिंह ने कहा कि ठीक है, हमें आप गिरफ्तार कीजिएगा। दरअसल मैं आपसे बात करूं, भगत सिंह पर बहुत सारे केस चल रहे थे, जैसे कि आपको पता होगा कि सांडर्स की हत्या इन्होंने करने का काम किया था, 1928 में ही सांडर्स की हत्या की थी, और सांडर्स वही व्यक्ति था जिसने यहां पर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। इस सांडर्स की हत्याकांड को लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है। तब आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि जो भगत सिंह को फांसी दी गई है, यह किस वजह से दी गई है, इसके पीछे कारण क्या था? तो अधिकतर बच्चों को लगता है कि जो ये असेंबली के अंदर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो बम फेंकने के कारण है, इस वजह भगत सिंह को फांसी दी गई है, लेकिन नहीं। दरअसल इस वजह से तो इनको गिरफ्तार किया गया है।
इस वजह से तो इनको गिरफ्तार किया गया है। और फांसी किस वजह दी गई है, तो सैंडर्स हत्याकांड कहेंगे या लाहौर षड्यंत्र की वजह से इनको फांसी देने का काम किया जाएगा। जरा गौर फरमाते हैं हुआ क्या है कि उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी हैं, दोनों व्यक्ति बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह केंद्रीय विधानसभा पर 2 बम और कुछ पर्चे फेंकने का काम करते हैं। और उन पर्चों पर जो लिखा हुआ होता है, वह पर्चों पर लिखा हुआ है कि बहरों को सुनने के लिए बम्बों की आवश्यकता होती है, यानी बहरों को अगर सुनाना है तो उनको सुनाने के लिए बम्बों की आवश्यकता होती है। और यहीं पर इन्होंने एक नारा दिया है जो इंकलाब जिंदाबाद के नाम से जाना जाता है, यानी एक स्लोगन का जो यहां पर देने का काम किया है, इंकलाब जिंदाबाद, वो इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने देने का काम किया है। वैसे हम बात करें मोहम्मद इकबाल के बारे में या हसरत मोहनी के बारे में, तो ऐसे कई लोगों ने यह नारा देने का काम किया है इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन भगत सिंह ने इस जगह पर इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन का प्रयोग किया है। और ध्यान रखेंगे भगत सिंह जब यहां पर गिरफ्तार हो जाते हैं तो गिरफ्तार होने के बाद जेल में अपने साथ बुरे बर्ताव के लिए, जेल में अपने साथ बुरे बर्ताव के लिए ये लोग क्या करने लगे हैं, भूख हड़ताल करने लगे हैं। यानी कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और कई लोगों को यहां जेल के अंदर ले जाया जाता है। और जब जेल के अंदर ले जाया जाता है तो जेल के अंदर ले जाने के बाद ये भारतीय लोग यहां पर देखते हैं कि जो अंग्रेज हुआ करते थे उनको अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छा रहने का स्थान दिया जाता है। और जबकि भारतीय लोगों को देखे तो ये समझिएगा कि आपने कई मूवी, शहीद मूवी शायद है वह अजय देवगन की, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जो खाना चूहे खाते हैं उसी, मतलब चूहे भी उसी में से खा जाते हैं और भारतीय लोगों को वही खाना दे दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव आप नहीं कर रहे हो। तब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि 64 दिन का तक ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जेल में भूख हड़ताल भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने किस वजह से की, तो जेल में जो भारतीय व्यक्तियों के साथ बुरा बर्ताव करने का काम अंग्रेज करते थे, इसलिए भारतीय व्यक्तियों ने जेल के अंदर भूख हड़ताल की। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जतिन दास। अब जतिन दास नाम के व्यक्ति थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो गए और इमोशनल होने के बाद 64 दिन के अनशन के बाद जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। और जतिन दास की मृत्यु होने के बाद यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में अगर कोई क्रांतिकारी की मृत्यु होती है तो फिर भारत के क्रांतिकारी इस क्रांति को आग दे देते हैं और आग देने के बाद इस क्रांति को संभालना आसान नहीं होता। फिलहाल आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो प्रश्न यही होगा कि किस व्यक्ति की मृत्यु जेल में हड़ताल करते समय हुई, तो आप कहेंगे जतिन दास नाम के व्यक्ति की मृत्यु जेल में हड़ताल करने के समय हुई थी। और यह व्यक्ति जेल में हड़ताल इसलिए कर रहे थे क्योंकि भारतीय व्यक्तियों के साथ ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अभी हम जानेंगे, दरअसल हम अगर बात करें भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह के बारे में नहीं, हम कुछ ऐसे टॉपिकों को, ऐसे यहां पर पॉइंटों को लेकर आ रहे हैं जहां से कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए हम बात करते हैं 1829 के बारे में, 1929 के बारे में आएगा। लाहौर षड्यंत्र जो है, लाहौर मुकदमा जो है, मैंने 1928 बोल दिया, 1929 है। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा जो है ये 1929 की घटना है। 1929 की घटना है जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण जो अनेक HSR के क्रांतिकारी जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर यहां पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। यानी कि प्यारे दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र कांड क्या है, ये वही कांड है जब भारत के अंदर सैंडर्स की हत्या करने का काम किया गया है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं, आप इसे लाहौर षड्यंत्र कांड भी कह सकते हैं और आप इसे सैंडर्स हत्या कांड भी कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के अंदर सैंडर्स की हत्या की थी, इसलिए इसे सैंडर्स हत्याकांड या सैंडर्स हत्याकांड या फिर लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो हुआ क्या, 1929 के अंतर्गत बटुकेश्वर दत्त पर और भगत सिंह पर और अन्य लोगों पर जो HSRA के सदस्य थे, दरअसल HSRA के जो सदस्य थे यही तो सबसे बड़े क्रांतिकारी लोग थे जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। वैसे तो 1924 में हो चुकी थी, लेकिन 1928 में इसका नाम S और जोड़ दिया गया, जिसका मतलब क्या था, सोशलिस्ट। यानी कि HRA हुआ करता था 1924 में, 1928 में ये HSRA कर दिया गया। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर 1928 में जब ये HSRA बना तो यही ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देता था जैसे कि लाहौर षड्यंत्र। और इन पर 1929 में क्या हुआ, इन पर मुकदमा चलाया गया। और जानिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों ऐसे व्यक्ति थे जिनको
23 मार्च 1931 को दी गई। और फांसी देते समय मैं आपको अब देखिए ज्यादा उस तरफ नहीं ले जाना चाहता कि मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पर ही एक पूरी क्लास लगा दूं। बहरहाल इतना कह सकता हूं, प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न सीधा बनेगा भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई। आप कहेंगे लाहौर षड्यंत्र में फांसी हुई। भगत सिंह को फांसी कब हुई, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी देने का काम किया गया। यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनकर आते हैं। फिलहाल आप इतना समझिएगा कि उसी समय क्या हुआ कि भगत सिंह को जब जेल के अंदर बंद कर लिया जाता है और 23 मार्च को यहां पर जब फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति थे जब मैं अगर ना भी चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताना ना भी चाहूं, तो जब भी मैं इनके बारे में बात करने लगता हूं, जब भी इनके बारे में पढ़ाने लगता हूं, तो एकदम से रोंगटा खड़ा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो थे, ये इलाहाबाद का एक अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, और अल्फ्रेड पार्क के अंदर पुलिस के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं कि मैं इनके बारे में आपको इतनी सी बता देना चाहता हूं कि जब चंद्रशेखर आजाद जब अल्फ्रेड पार्क के अंदर थे, तो एक गोसाई नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इनको धोखा दिया था। और धोखा देने के वजह था कि अंग्रेजों को बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में है। और जब ये अल्फ्रेड पार्क के अंदर बैठे हुए थे, बहुत कम इनके पास आमरेशन था, आमरेशन मतलब हथियार और कारतूस थे। तो चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि पेड़ों के झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर की गद्दारों ने जात दिखाई, मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई, और प्राणों से प्यारी वो पिस्तौल उठाई। दोस्तों से कहा कि समलो दुश्मन ने किया घात है, माना कि देश हित मरने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, मगर तुम जाओ अभियान जारी रखना, और डरने की क्या बात है, मां भवानी मेरे साथ है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति थे जो अपने दोस्तों को यहां से वापस भेजते हैं कि तुम जाओ अभियान को जारी रखना, और इन अंग्रेजों को मैं देखता हूं। दोस्तों ने मना कर दिया कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और हम आपके साथ ही लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास आमरेशन बहुत कम है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, यानी फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात काले चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी सामने आज उसका भ्रम तोड़ दूंगा मैं। यानी चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क के अंदर बैठते हुए सीधा मृत्यु को यहां चैलेंज कर दिया है कि मृत्यु सबकी सामने होती है और आज को उसका भ्रम मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहूंगा, जब तक मेरे प्राणों को मृत्यु लेकर नहीं जाएगी। यानी यहां पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात काले चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी सामने आज उसके भ्रम को तोड़ दूंगा मैं। तो प्यार दोस्तों, आजाद चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके पास एक अंतिम गोली बचती है, मैं कभी इनके बारे में पूरा वृत्तांत करूंगा इसी कविता के माध्यम से, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आपके अगर आंखों में आंसू ना आ जाए उस समय चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुनते हुए, तो आप भी कहेंगे कि क्या गजब की पर्सनैलिटी ये रही थी। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद अपनी अंतिम गोली से इन फिरंगियों के हाथ नहीं आते, और अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर चलाते हैं, और अंतिम कनपट्टी पर चलाने के बाद चंद्रशेखर आजाद जो थे अल्फ्रेड पार्क के अंदर ही यह शहीद हो जाते हैं। फिरंगी इनको कभी पकड़ नहीं पाए, फिरंगी अब इनको अंतिम समय में भी नहीं पकड़ पाई। इनके बारे में कभी हम बात करेंगे, ऐसी पर्सनालिटियों पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, इन पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको इनके बारे में बताने का काम करूंगा। बहरहाल प्रश्न इतना पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जो थे ये कौन से पार्क के अंदर, इलाहाबाद का एक अल्फ्रेड पार्क था, और इस इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर चंद्रशेखर के साथ मुठभेड़ होती है, और चंद्रशेखर अपनी ही गोली से खुद की यहां पर कनपट्टी पर उस गोली को चलाकर खुद को शहीद कर लेते हैं, और ये जो यहां पर अंग्रेज थे ये कभी भी चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ पाए। उसके बाद आजादी की लड़ाई में एक और क्रांतिकारी घटना होती है, और इस व्यक्ति ने तो कुछ हद ही कर दी, और इस व्यक्ति ने जब ऐसी हद कर दी, दरअसल ये जाना जाता है चटगांव जो अमीरी रोड था, वहां का एक षड्यंत्र है, वहां की एक घटना है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। है क्या, देखिए, बंगाल में नए क्रांतिकारी संगठन में सूर्य सेन नाम के व्यक्ति हुए, और सूर्य सेन के द्वारा एक स्थापित की गई जिसका नाम था पार्टी का इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, IRA कह सकते हैं, के विशिष्ट योगदान तथा ये मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। यानी जो सूर्य सेन नाम के व्यक्ति हैं ये इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन के यहां पर अध्यक्ष थे, और इनको मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से, मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या किया कि चटगांव नामक बंदरगाह पर सूर्य सेन के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसमें 65 युवक युवतियों ने क्या किया कि ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे उनकी वर्दी उतारी, और वर्दी उतारने के बाद ब्रिटेन के भारतीयों सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को हमला कर दिया। वे कार्यवाही क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। मतलब देश आजाद नहीं हुआ, अंग्रेज भारत के अंदर उपस्थित थे। सूर्य सेन जो मास्टर दा के नाम से कहलाते हैं, इन्होंने क्या किया कि चटगांव नामक स्थान पर कुछ अंग्रेजी जो पुलिस वाले थे उनको पकड़कर उनकी वर्दी छीनकर, लगभग 65 लोगों की वर्दी छीनकर 65 युवक युवतियों ने ब्रिटेन की वर्दी पहन ली, जो ब्रिटेन भारतीयों की वर्दी हुआ करती थी, उसको पहन लिया। और उसको पहनने के बाद पुलिस शस्त्रागार पर इन्होंने हमला कर दिया। 18 अप्रैल 1930 को पुलिस कारागार पर हमला किया गया, और 18 अप्रैल 1930 को ही सूर्य सेन ने पुलिस वालों को जिंदा जला देने का काम किया गया। और इसके अलावा मार पीट कर भगा देने के बाद सूर्य सेन ने अपने आप को भारत का स्वतंत्र राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यह व्यक्ति पहला व्यक्ति है जो कई बार आईएएस में प्रश्न पूछा है कि जब भारत गुलाम था, गुलामी के समय भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि यहां पर कौन सी सरकार की कह सकते हैं, यह कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार की घोषणा करते हैं और स्वयं को राष्ट्रपति घोषित करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति थे मास्टर दा के नाम से जाने जाने वाले यह सूर्य सेन। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, दूसरा प्रश्न बनेगा चटगांव जो शस्त्रागार था, इसको अंजाम देने का काम किस व्यक्ति ने किया। तो इस घटना को अंजाम देने का काम सूर्य सेन ने किया। दूसरा आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों प्रश्न आपसे हो जाने चाहिए और इसके अलावा इसमें ज्यादा कोई प्रश्न बनता नहीं आएगा। पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने का काम करते हैं। ये स्वाधीनता शब्द जो है इसको मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला हूं, अच्छे से समझिएगा चीजों को। देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता ही आ रहा था। अब की बार 1929 में एक अधिवेशन होता है जो लाहौर के अंदर होता है, और लाहौर के अंदर जो होता है एक नदी होती है जो रावी नदी के किनारे होता है, और रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे इस अधिवेशन को करने का काम किया जा रहा है। और इस अधिवेशन के अंदर पहली बार क्या हुआ है कि पहली बार झंडा फहराने का काम किया गया है, और झंडा फहराने के बाद भारतीय लोगों ने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज देने के बाद हम हर वर्ष 26 तारीख को स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू करेंगे। तब हमारा संविधान जो था, जो भले ही नवंबर में कंप्लीट बन गया था, लेकिन हम उस नवंबर में उसको पूरी तरह से लागू ना करके हम इसको 26 जनवरी तक लेकर गए, जो अभी आपकी 26 जनवरी का ली गई है। तब इसके पीछे कारण था कि कहीं ना कहीं 1929 के अंदर लाहौर में जो यह अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी द्वारा 31 दिसंबर 1929 को पेश किए गए प्रस्ताव में, जिसमें घोषणा की गई कि स्वराज शब्द का पूर्ण अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ये कि आखिरकार हमने अपना जो संविधान था वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया, तो आप कहेंगे कि ये इसलिए लागू किया गया था कि 26 जनवरी 1929 को जब ये अधिवेशन लाहौर के अंदर हो रहा था, तो हमने डेट फिक्स कर दी थी 26 जनवरी वाली कि हम प्रमुख रूप से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू करेंगे और यही हमारी आजादी का पर्व होगा। इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 का दिन अपने संविधान के लिए रखा, और इसी में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे अगर मैं आपसे बात करूं, 26 जनवरी 1903 का दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण दिन माना गया। इस कारण इसे संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया, और ये प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर 1929 में ये अधिवेशन हुआ, तो अगले वर्ष हमने कह दिया था कि भाई 26 जनवरी जो आएगी, यानी 1929 में हुआ था दिसंबर में, तब हमने कह दिया था कि 26 जनवरी जो आएगी 1930 वाली, कौन सी? 1930 वाली। तो पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 1929 में अधिवेशन हुआ, तो 29 के बाद अगले ही वर्ष 1930 में पहला यहां पर स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का काम भारतीय व्यक्तियों के द्वारा किया गया। आशा करता हूं अच्छे से ये बात समझ में आएगा।
बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिर्फ इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने से संबंधित है और महात्मा गांधी जी की एंट्री हो चुकी है। महात्मा गांधी जी जो अब तक फ्लॉप चल रहे थे, अब महात्मा गांधी जी को लगने लगा कि अब तो हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने देखा कि अपने आप को लोग राष्ट्रपति घोषित करने पर आ गए हैं, अपने आप को बारदौली जैसे सत्याग्रह सफल हो गए हैं, काकोरी जैसी घटना हो गई है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के समय पर महात्मा गांधी कोई रोल नहीं निभा पाए, उस पर मैं बात करूंगा, कभी ज्यादा बात करने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कामों को देखने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया को 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने की वजह से हम जानते हैं यहां पर यह आंदोलन गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुआ, यानी दांडी यात्रा निकाली गई। और दांडी यात्रा सिर्फ इसलिए महात्मा गांधी जी ने निकाली कि महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ना चाहते थे। मतलब भारत के अंदर जो नमक है उस पर एकाधिकार भारत का होना चाहिए और भारत का एकाधिकार ना होकर अंग्रेजों का एकाधिकार इस नमक पर था। इस नमक कानून को यह तोड़ना चाहते थे। और किस तरह से, देखिए, जब दांडी मार्च की बात करें, दांडी मार्च कुछ नहीं था, दांडी एक स्थान का नाम है, दांडी से यह शुरू किया गया था, अहमदाबाद से शुरू किया गया था और अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे से दांडी तक जाने की जो यात्रा थी वही दांडी मार्च या दांडी यात्रा के नाम से जानी जाती है। 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों, ध्यान रखिएगा यह प्रश्न पूछा गया है, 78 सदस्यों के साथ दांडी की तरफ यहां पर पैदल यात्रा शुरू कर दी। यानी 12 मार्च 1930 में गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 78 लोगों को लेकर निकले। अब हुआ क्या, आगे बात कर लेते हैं। जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा के लिए बढ़ रहे थे तो दांडी यात्रा की तरफ बढ़ते समय महात्मा गांधी ने यहां पर क्या किया, हुआ क्या, देखिएगा। दांडी अहमदाबाद से करीब हम कह सकते हैं 385 किलोमीटर है और भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये अगर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो आप कह सकते हैं जो पश्चिमी तट है भारत का, ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है इस पर दांडी पड़ता है। और ये अहमदाबाद से कितना है, अहमदाबाद से 385 किलोमीटर है। यहां पर यह लोग 6 अप्रैल 1930 को यहां पर पहुंच गए, 6 अप्रैल 1930 को यहां पर पहुंच गए, जो 12 मार्च 1930 से चले थे। नमक के कानून पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए किसी के लिए नमक बनाना गैर कानूनी था। यानी नमक पर एकाधिकार किसका था, नमक पर पूरी तरह से ब्रिटिश के लोग का एकाधिकार था। जब नमक बनाओगे तो यह गैर कानूनी होगा। नमक कानून तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, दरअसल हुआ क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं। महात्मा गांधी 78 लोगों को लेकर अहमदाबाद से चल दिए, किसानों की तरह ही यह दांडी की तरफ। और दांडी की तरफ जाने के समय महात्मा गांधी जब दांडी पहुंचे हैं तो अंग्रेज उससे पहले ही वहां पर पहुंच गए। तो गांधी जी ने गेम खेला और गांधी जी एक व्यक्ति को लेकर आए जिसका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था, वेब मिलर। ये कौन था सर, वेब मिलर? ये वेब मिलर कोई नहीं था, वेब मिलर दरअसल एक पत्रकार हुआ करता था, अमेरिकी पत्रकार। उस वेब मिलर से सिर्फ इतना कहा गया कि आप सिर्फ जो भी वहां पर क्रियाकलाप हो उसको रिपोर्टिंग करने की कोशिश कीजिएगा, उसको आप सही तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। हुआ क्या, महात्मा गांधी जी अपने में से किसी एक व्यक्ति को भेजते थे और समुद्र की तरफ वह व्यक्ति बढ़ता था, पुलिस वाले उसको पकड़ते थे, पकड़ने के बाद कूट कर उसको वापस वहीं भेज देते थे जहां पर महात्मा गांधी 78 लोगों के साथ खड़े थे। मतलब भारतीय लोगों को ये अंग्रेज समुद्र तक नहीं जाने दे रहे थे। जैसे एक व्यक्ति भागते हुए जाता था समुद्र की तरफ अंग्रेजों से डंडों से पीट पाट के फिर वहीं कर देते जहां पर महात्मा गांधी थे। 2-4 बार महात्मा गांधी जी ने भी ट्राई किया, महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने जबरदस्त पीट पाट के वहीं भेज दिया। अब समस्या बड़ी उत्पन्न हो गई। दरअसल वेब मिलर इस बात को दरअसल रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न पूछा जाता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, नमक कानून तोड़ा जा रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी जी की रिपोर्टिंग या कहें कि इस सारे के सारे कार्यक्रम को कौन व्यक्ति रिपोर्टिंग करके, अमेरिका का कौन व्यक्ति पत्रकार के रूप में इसमें काम करने का काम कर रहा था, वेब मिलर इसमें काम कर रहा था। एक बार महात्मा गांधी जी का दाब लगा, महात्मा गांधी कैसे समुद्र तक पहुंच गए और समुद्र के किनारे से समुद्र में जब पहुंचे तो थोड़ा सा जल उठाकर कसम खाई कि मैं नमक कानून को तोड़कर नमक भारतीय व्यक्तियों को बनाने की अनुमति देता हूं। और वहां से पानी को डालकर नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च सफल कर लिया। अभी मैं इस पर आने वाले प्रश्नों को जब लगवाऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरह से समझ जाओगे कि आखिरकार इस पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं।
महात्मा गांधी ने जब नमक कानून सफल कर लिया, नमक कानून सफल किस तरह से हुआ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इससे कोई ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनता, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि नमक कानून का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। देखिए बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। अब एक ऐसा समय आया जब भारतीय व्यक्तियों को ब्रिटेन के लोगों ने बुलाना शुरू किया, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि जब वेब मिलर गला ज्यादा ही सूख रहा है यार, जब वेब मिलर नाम का व्यक्ति जब इस रिपोर्टिंग को अमेरिका तक करने की कोशिश करता है, अमेरिका के अंदर करता है, तो वेब मिलर के अमेरिका तक इस रिपोर्टिंग को करने के बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल की न्यूज बन जाती है। जैसे कि झंडा भारत में फहरा और परवेज मुशर्रफ की पार्टी जो है उसने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि भारत के लाल किले पर रेड फोर्ट पर खालिस्तानी तिरंगा फहरा दिया गया। तो ऐसे ही वेब मिलर ने जब इंटरनेशनल रिपोर्ट इसको बनाया, इंटरनेशनल रिपोर्ट बनाने के बाद जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह खबर आई कि भारत में अंग्रेज दुबले पतले लोगों को डंडों से मार रहे हैं, बहुत प्रहार कर रहे हैं, नमक नहीं बनाने दे रहे, तो अंग्रेज जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि एक बार आइए आप इंग्लैंड आइएगा, इंग्लैंड आकर आप अपनी समस्या बताइएगा और समस्या हम आपकी सुनने के लिए तैयार हैं। अब आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर भारत के अंदर भारत के व्यक्ति की अगर सांसद जी भी बुला लें, सांसद जी के साथ भी मीटिंग हो जाए, तो समझिएगा 4-6 लोगों से कहता हुआ फिरता है कि मुझे सांसद जी ने आज बुलाया है, और सांसद जी के साथ जाने के बाद, सांसद जी के पास जाने के बाद एक सेल्फी अच्छी सी लेगा और सेल्फी अच्छी सी लेने के बाद फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर यहां पर शेयर करके कहेगा कि आज सांसद महोदय के साथ देश की गंभीर समस्याओं पर चर्चा करने का मौका मिला। तो ऐसे ही भारतीय व्यक्ति होते हैं। अब तो ब्रिटेन बुलाए जाने का काम किया गया है, तो ब्रिटेन मतलब अब तो पूरे गांव में कहता हुआ फिरेगा कि अब मुझे इस बार अंग्रेजों ने ब्रिटेन बुलाया है बात करने के लिए। आप इतना समझिएगा कि ये गोलमेज सम्मेलन नाम इसलिए दिया गया है कि गोलमेज मतलब ये जो सम्मेलन था एक गोल तरह की टेबल बनाई गई थी, राउंड टेबल थी, और इसलिए इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया है, जिसके चारों तरफ कुछ इस तरह से कुर्सियां डाली गई थी और इस पर भारतीय व्यक्तियों के साथ वार्ता अंग्रेजों को करनी थी, इसलिए इसका नाम दिया गया है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो 1930 में गोलमेज सम्मेलन होगा, 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, 1931 में गोलमेज सम्मेलन होगा और 1932 में गोलमेज सम्मेलन होने का काम करेगा। 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। और इसके अंदर क्या खास बात होगी जरा बात करते हैं, आइएगा। साइमन कमीशन के द्वारा सुधारों पर विचार करने ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। यानी कि जो साइमन कमीशन था आप सभी जानते हैं 1919 का एक अधिनियम आया, और इस 1919 के अधिनियम के बाद हर 10 वर्ष के बाद एक कानून भारत में आता जो पिछले वाले कानून की समीक्षा करने के लिए लाया जाता था। तब 1928 में 1 साल पहले ही एक ऐसा कमीशन आया जो भारतीय लोगों ने जिसका बहुत ज्यादा विरोध कर दिया। बहुत विरोध करने के बाद साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। इसी के लिए इस साइमन कमीशन की समीक्षा करने के लिए इन्होंने कहा कि आप ब्रिटेन के अंदर आ जाओ। दरअसल ये तो बहाना था, सिर्फ इतना समझिएगा, कहीं ना कहीं वेब मिलर की पत्रकारिता से इस पर प्रभाव पड़ा था। तब इन्होंने साइमन कमीशन की समीक्षा का नाम लेकर भारतीय व्यक्तियों को 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत यानी कि लंदन में बुलाया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम गोलमेज सम्मेलन में जाएं और वहां पर जाकर अपनी बात को रखें, क्योंकि देश हमारा है और देश होने के साथ साथ कानून इस पर हम बनाएंगे। हम ब्रिटेन में जाकर इन मुद्दों पर आखिरकार क्यों बात करें। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के लोग जो थे इसके अंदर शामिल हुए। और जानिएगा वायसराय की बात करें तो वायसराय जो हुआ करता था इस समय इरविन नाम का वायसराय हुआ करता था, और इरविन नाम के वायसराय ने 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसके अंदर कांग्रेस को सहमत कर लिया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इरविन के साथ यहां पर जब समझौता हुआ, इसको 1921 का इरविन समझौता भी कहते हैं। यानी कि गांधी जी ने क्या किया, इरविन ने क्या किया कि गांधी जी के साथ यहां पर 1931 में एक समझौता किया, जिसके आधार पर गांधी जी को इस बात के लिए मना लिया गया कि आप गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुएगा। तो आपसे पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और महात्मा गांधी जी 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हो गए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि प्रमुख रूप से गांधी जी ने अपनी कुछ शर्त रखी थी, और वो शर्त इरविन को यहां पर माननी थी। इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन आप फिलहाल इतना समझिएगा कि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। यानी सीधा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जिस समय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के अंदर हुआ
जिस समय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के अंदर हुआ, उस समय ब्रिटेन के यहां पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि बी.आर. अंबेडकर को सांप्रदायिक पंचायत किसके द्वारा दिया गया, अभी उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो रेमजे मैकडोनाल्ड नाम के जो प्रधानमंत्री है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता चर्चिल नाम का व्यक्ति कर रहा है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेंगे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते हैं, और जब शामिल होने के लिए जाते हैं तो एक जहाज से जाते हैं जिसका नाम होता है एस राजपुताना। एस राजपुताना जहाज से महात्मा गांधी जाते हैं, और इनके साथ हम बात करें सरोजिनी नायडू जाती हैं, और ये वहां पर ठहरते कहां पर हैं? तो किंग्सले हॉल के अंदर ठहरते हैं। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट इस सम्मेलन में शामिल होने का काम करते हैं, और इसी सम्मेलन के अंदर क्या करते हैं कि बी.आर. अंबेडकर, अभी मैं बात करने वाला हूं फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे अगली वीडियो में, कौन व्यक्ति ऐसा था तीनों सम्मेलनों में शामिल हुए। दरअसल बी.आर. अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलनों में शामिल हुए थे, पहले, दूसरे, तीसरे। दूसरे सम्मेलन में क्या हुआ कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक गेम खेलना चाहा, और उन्होंने देखा कि जब पहले सम्मेलन में, जब फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर बी.आर. अंबेडकर शामिल हुए थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था। तो उनको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं बी.आर. अंबेडकर का वर्चस्व जरूर है। तब रेमजे मैकडोनाल्ड ने गेम खेला। इस रेमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि बी.आर. अंबेडकर को एक सांप्रदायिक पंचायत दे दिया, जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए था, निर्वाचक मंडल के लिए था। 1919 का मार्ले मिंटो सुधार, जरा ध्यान कर रखो, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जिस तरह से मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने की बात की गई थी, इस धार्मिक संप्रदाय के पंचायत के अंदर जो दलित वर्ग था उसको हिंदुओं से अलग करने का गेम यहां पर रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा खेला गया। तब आप ध्यान रखेंगे कि बी.आर. अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। इनको सांप्रदायिक पंचायत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दिए जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान करने का काम किया। अब जरा आगे जब हम यहां से बढ़ रहे होंगे तो आप पाएंगे कि आखिरकार अंग्रेजों ने एक बार पुनः फूट डालो शासन करो की नीति पर एक कदम आगे बढ़ाया है, और इस फूट डालो शासन करो की नीति को महात्मा गांधी किस तरह सुलझाने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था, जो हमारे भारत के आरक्षण की व्यवस्था है, वो किस तरह से पनपने का काम यहां से आगे करेगी। ये अंग्रेजों के द्वारा बोई गई एक ऐसे बीज होगा जो कि भारत को लिए बहुत बड़ा दुखदायी होगा। दुखदायी उसी समय हो जाता, लेकिन महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होगा, जिस समझौते को हम पूना पैक्ट के नाम से जानेंगे, अभी आगे बात करेंगे। और इस समझौते के बाद एक बीच का रास्ता निकालकर भारत की एकता अखंडता को जो इच्छा शक्ति मजबूत करने का काम जो किया जाएगा, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, और अंग्रेजों के इस प्लान को किस तरह से फेल किया जाएगा। बहरहाल आपको इन सभी चीजों के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, आज की क्लास को उतना ही रहने देता हूं। निश्चित रूप से आपसे मिलता रहूंगा, ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिएगा। शायद 29-30वीं वीडियो है, वैसे तो मैंने 10-12 वीडियो में ही यहीं तक पहुंच गया था पहले तो। चलो कोई बात नहीं, आपको जितना डीपली चीजों में हो सकता है उतना डीपली कराने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।